नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्थाओं को लेकर के इस बैठक के दौरान चर्चाएं की गई हैं। अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। त्योहारों को लेकर के अलर्ट मोड पर प्रशासन है। तो लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बड़े अपडेट्स, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। त्योहारों को लेकर के अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी है। इसके लिए 79,96,00,000 रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। राशि ट्रांसफर करते टाइम, छात्रवृत्ति देते टाइम सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,602 छात्रों को छात्रवृत्ति सौंपी। इसके लिए करीब 90 करोड़ रुपए की राशि सीधे छात्रों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मंत्री असीम अरुण और नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्राओं को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके। इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले छात्रवृत्ति सही तरीके से नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब हर छात्र को बिना भेदभाव के स्कॉलरशिप दी जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था से गड़बड़ी की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। 2017 के पहले जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ गिफ्ट भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से स्कूलों में बच्चों के पंजीकरण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। RT के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने
और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है। अब आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही वन नेशन वन स्कॉलरशिप व्यवस्था लागू होगी। साथ ही स्कॉलरशिप योजना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके। उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत कार्य करना है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को भी उच्च सुविधाएं मुहैया करा रही है। उनके लिए हॉस्टल खोले जा रहे हैं और यूनिफॉर्म भी दी जा रही है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि शिक्षा ही आर्थिक प्रगति का असली पैमाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ से आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद के दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने IMS कॉलेज के 35वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है। इस दौरान स्नातक छात्रों को सम्मानित किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उन्हें दी गई है। इस दौरान शिक्षा को लेकर के उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के IMS कॉलेज में 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। देश की नौजवान विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आज IMS गाजियाबाद की 34th कन्वोकेशन में आके यहाँ पा रहा हूँ। नौजवानों में काफी उत्साह है। ये हमारा जेन जी है। जेन जी देश को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कमिटेड है। जिस प्रकार की सिचुएशंस विश्व में है, सबकी निगाहें भारत के ऊपर है और भारत युवाओं की देश है। दुनिया के अंदर अगर सबसे युवा किसी देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। भारत की अपेक्षा केवल अपने युवाओं की आकांक्षा तक सीमित नहीं है, विश्व की अपेक्षा भी भारत के युवाओं के ऊपर है। मैं IMS जैसे इंस्टीट्यूशंस आने वाले दिनों में और बढ़े, इनकी प्रगति हो, ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के रूप लें, इसी शुभेच्छा के साथ में फिर हमारे देश के युवाओं के ऊपर भरोसा करके उनको अपेक्षा रखता हूं देश को बनाने में। GST अत्यंत ग्रहण हुआ है समाज में। GST आज सरल हो चुकी है। 4 स्लैब से ये 2 स्लैब तक पहुंच चुकी है। अनेक चीजों में सामान्य लोगों की, गरीबों की, मध्यवर्गीयों की, विशेष करके विद्यार्थियों की अनेक रोजमर्रा की आवश्यक चीज जीरो टैक्स ब्रैकेट पे आ चुका है। नोटबुक जीरो टैक्स पे आ गया है, पेंसिल जीरो टैक्स पे आ गया है। इनमें से पढ़ाई बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे।
कई सारे चीज मध्यवर्गीय लोगों की आवश्यकता की चीज सस्ते ब्याज, सस्ते टैक्स पैटर्न पे आ चुकी है। ये अर्थनीति को गति देने वाला सुधार है। देखिए, एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ की लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। समारोह के दौरान स्नातक छात्रों को सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही देश की प्रगति की नींव है और युवा पीढ़ी को नवाचार और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, आज हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 आई थी। स्टीम इंजन और मशीन की दुनिया सामने आई थी, उद्भावन हुई थी। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 आई। इलेक्ट्रिसिटी सामने आई, मास प्रोडक्शन, रेलवे जैसे इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के सामने आया। मनुष्य की जिंदगी आसानी की ओर बढ़ी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 लेट 20th सेंचुरी अभी अभी हमने छोड़ा कुछ दशक पहले, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, यह सब पढ़ाई जुड़ी, जिंदगी और आसान हुई। तब यह डिबेट चली, जॉब का क्या होगा, खेती का क्या होगा, फूड प्रोडक्शन की क्या होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कहां जाएंगे। मित्रों, ये डिबेट तब चल पड़ी थी। बीते 25 साल में औद्योगिक क्रांति 4 में हम प्रवेश कर रहे जा रहे हैं और थोड़े दिनों में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 की ओर बढ़ेंगे। इस 4.0 में स्मार्ट और इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी की सामने आई। फ्यूजन, फिजिकल और डिजिटल दोनों की फ्यूजन शुरू हुई। रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, ML, AR, VR, नैनो टेक्नोलॉजी और अभी अभी AI की चर्चा हो रही है। यह मशीन को मनुष्य से ज्यादा स्मार्ट बना रही है। जब मशीन इतने स्मार्ट हो गए हैं तो मैनेजमेंट स्टडी की काम क्या होगा, ये एक स्वाभाविक प्रश्न आती है। हमें लगता है कि हमारी काम अब शुरू होती है। यू ऑल आर एंटरिंग टू ए सिचुएशन never before this kind of challenging situations were there. This debate is going on whether job will be taken away by AI, job will be remain, or new jobs will be created. This basic challenge is there in front of you. I hope the new generation with more intelligent machine, because machine are intelligent, human being is intelligent. Finally, machine has been developed by human being. Nowhere I have strong belief. At any given point of time, human being, HI will overpower AI. Human is human, human is natural, AI is artificial. धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि नई पीढ़ी ही देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जुमे के दिन आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ाक ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया था। अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर ड्रोन से निगरानी की गई। हालांकि सख्ती के बावजूद जुमे की नमाज के बाद हंगामा हो गया। इस्लामिया मैदान में जबरन घुसने की जिद पर अड़े लोगों को रोकने पर पथराव किया गया, जिससे जवानों लगातार यहां पर देखने को मिला है। यहां पर पूरी की पूरी भगदड़ देखने को मिली। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज
लाठीचार्ज किया, भगदड़ मच गई। आसपास के जिलों से फोर्सेस बुलवाई गई हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थितियां बरेली में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कानपुर के बराफात जुलूस में शुरू हुए इस विवाद में पुलिस ने पोस्टर हटाने पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद विशेष समुदाय ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया मैदान में धरना देने का ऐलान किया था। जुम्मे की नमाज के बाद शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें दौड़ते लोग और लाठियां दिख रही हैं। एसएसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च और ड्रोन से निगरानी की गई, लेकिन उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी। बरेली में जो न्यूज की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उसको अनुमति के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा, कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और इसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा, और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है, और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी विभाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। ये पिछले शुक्रवार को भी इस तरह की कई गतिविधियां दिखी, उससे पिछले शुक्रवार को भी दिखी। पुनः इस प्रकार किसी प्रकार की कोई धर्मांधता को फैलाना, किसी प्रकार कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, ये देश को स्वीकार नहीं है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसको नियंत्रित करना हमको आता है, हम इसको बखूबी नियंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए, वरना हालात श्रीलंका, नेपाल जैसे हो जाएंगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद उनका धरना स्थगित हो गया। ये पूरा विवाद कानपुर से फैलकर बरेली, लखनऊ, काशीपुर और हैदराबाद तक पहुंच गया है। उधर वाराणसी में आई लव महादेव काउंटर कैंपेन शुरू हो गया, जहां टैटू और पोस्टरों से हिंदू संगठनों ने जवाब दिया। वहीं ओवैसी और महबूबा मुफ्ती ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की, जबकि बीजेपी ने शांति की अपील की। वन सूफी फोरम ने भी हिंसा की निंदा की। फिलहाल बरेली में भारी फोर्स बल तैनात कर फ्लैग मार्च कराया गया। अधिकारी घरों में रहने और शांति बनाए रखने की हिदायत दे रहे हैं। संदिग्धों की पहचान जारी है। डीएम ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है। ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में बताई है। इस पूरे विवाद से संभव था कि धार्मिक सद्भाव बिगड़े, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया। बरेली का आई लव मोहम्मद विवाद धार्मिक तनाव को नई धार देता जा रहा है। पुलिस की सख्ती से धरना स्थगित हुआ, लेकिन शांति बहाल करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। सभी पक्षों से सद्भाव की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में पुलिस को बड़ी सफलताएं मिल रही है। आजमगढ़, फिरोजाबाद और झांसी में पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई इन जिलों में देखने को मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए।
यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में 7 साल के साजेब की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी शैलेंद्र और राजा निगम पर हत्या का आरोप है। दोनों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि साजेब का शव आरोपियों के घर के पीछे बोरी में मिला। देखिए, सिधारी थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है अपराधियों के साथ। इसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। एक अपराधी के 2 गोली लगी है और एक अपराधी के 1 गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है और इनको जो है तत्काल चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं फिरोजाबाद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत शिकोहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वांछित गैंगस्टर वारिस पुत्र शकील मास्टर निवासी रुकनपुरा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। वारिस के पैर में गोली लगी है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना शिकोहाबाद पुलिस को पता चला कि दिक्तोली की तरफ से 2 अभियुक्त यहाँ घूम रहे हैं, जो कि किसी घटना करने के फिराक में है। बालाजी मंदिर के पास जो दिक्तोली से जो हाईवे की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पुलिस चेकिंग कर रही थी। देखते ही उनको इशारा किया गया। उन्होंने ये कहते हुए कि पुलिस है, एक अभियुक्त ने फायर कर दिया, जिसमें कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जिसके पैर में गोली लगी उस अभियुक्त का नाम वारिस है। उसके कब्जे से 2 कारतूस, 1 तमंचा, 1 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है। अभियुक्त को शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा और मौके पे SHO और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा उसको चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।